आज जिस रिसर्च आर्टिकल की समरी पेश करेंगे उसका टाइटल है रीजनल इंटीग्रेशन इन साउथ एशिया, यूटोपिया और रियलिटी। सबसे पहले राइटर ज्योग्राफी देते हैं, ज्योग्राफिक इंपॉर्टेंस ऑफ साउथ एशिया देते हैं। कहते हैं कि साउथ एशिया में अफगानिस्तान आ जाता है, बांग्लादेश आ जाता है, भूटान आ जाता है, इंडिया आ जाता है, मालदीव्स, नेपाल, श्रीलंका एंड पाकिस्तान। ये साउथ एशियन कंट्रीज कहलाते हैं और ये होम है 1.99 बिलियन लोगों का, almost 1/4 of the world's population. Further, साउथ एशियन रीजन फैला हुआ है 5.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स में, जो एशिया का अप्रोक्सीमेटली 11.71% बनता है और टोटल लैंड ग्लोबल लैंड मास का 3.5% बनता है। Its population is approximately 39.49% of Asia's और 25% है दुनिया की। ये एक ओवर पॉपुलेटेड रीजन है इंडियन ओशन का और इसके सिग्निफिकेंट ग्लोबल सी ट्रेड रूट्स भी हैं। एनर्जी ट्रांसपोर्ट होती है यहाँ से ऑफ द इंडियन ओशन, जो है 36 मिलियन बैरल्स डेली और अराउंड 40% इंटरनेशनल फ्यूल सप्लाई होता है। मजीद 64% दुनिया का ऑयल ट्रेड में वर्ल्ड ऑयल ट्रेड यहाँ से गुजरता है और इस खित्ते की जीडीपी है 4.08 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स, पर कैपिटा इनकम है 2177.6 यूएस डॉलर्स और साउथ एशिया की जीडीपी जो दुनिया की बनती है 3.92%। राइटर कहता है कि रीजनल इंटीग्रेशन और उसका हिस्टोरिकल ओवरव्यू क्या है, जिसके बारे में एक डेफिनेशन देता है कि रीजनल इंटीग्रेशन है क्या, ये कौन सा क्या प्रोसेस है। इस पे कोट करता है अर्नेस्ट बेहास को। वो कहता है कि रीजनल इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस इन व्हिच नेशंस आर कन्विंस्ड टू ट्रांसफॉर्म देयर डिवोशंस and political endeavors towards a common center whose institutions influence states matters for cooperation। जोसेफ ने कहते हैं the integration translates into a recognition and realization of common objectives and interest। ये एक रियलाइजेशन है, इंटीग्रेशन एक रियलाइजेशन है और उसको तस्लीम करने के कि भाई हमारे कॉमन ऑब्जेक्टिव्स हैं और इंटरेस्ट है, मफादात है। अब नेसेसिटी क्या पड़ी रीजनल कोऑपरेशन के लिए? कहा जाता है कि ये वर्ल्ड वॉर्स की वजह से जरूरत पड़ी रीजनल इंटीग्रेशन, क्योंकि दुनिया में which was caused global devastation, which caused means वार्स ने ग्लोबल डिवास्टेशन काज की, उसकी वजह से इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ी।
राइटर कहते हैं कि रीजनल इंटीग्रेशन इनिशिएटिव therefore brought nation states together in world politics. यूरोपियन इंटीग्रेशन पहला सक्सेसफुल इनिशिएटिव था इस किस्म का, और ये आउटकम था स्टेट्स का जो चाहती थी नेशनल इंटरेस्ट इन द बाइपोलर वर्ल्ड कैरेक्टराइज लाइक ओल्ड वर्ल्ड, जिसमें से मिसाल है यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी का, जिसमें फ्रांस और जर्मनी का म्यूचुअल थ्रेट परसेप्शन भी था और हमने बनाया। मजीद in addition to peace and security interest, उसमें इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी फिर आके एक नया फैक्टर बन गया म्यूचुअलिटी का। और अकॉर्डिंग टू न्यू रियलिस्ट के क्लोज कोऑपरेशन ऑफ यूरोपियन स्टेट्स resulted from bloc politics because of the dynamics of superpowers rivalry during the Cold War. यूएस को यूरोपियन इंटीग्रेशन जरूरी थी, उसकी जरूरत थी फॉर बैलेंस ऑफ पावर। ड्यूरिंग कोल्ड वार यूएस दो ब्लॉक्स बने हुए थे, एक ईस्ट का दूसरा वेस्ट का। ईस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा था कैपिटलिस्ट यूएस और यूएसएसआर रिप्रेजेंटेशन कर रहा था ईस्ट। ईयू राइटर लिखते हैं कि ईयू initially originated as an economic collaboration among 6 countries. However, the expansion took the form of common currency in the markets of 16 countries. मजीद इसके तहत सुपरा नेशनल इंस्टीट्यूशंस बने, जैसे यूरोपियन पार्लियामेंट है, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस ने भी वो भी इंटीग्रेट हुई इन द फॉर्म ऑफ आसियान, और ये कोलैबोरेशन है सोशो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अमंग द 10 मेंबर स्टेट्स। अकॉर्डिंग टू टीवी पॉल, वो वजह बताते हैं कि आसियान मेंबर्स की आसियान रीजनल ग्रुप कैसे बना, उसकी वजूहत बताते हैं कि वो कहते हैं कि यूएस मिलिट्री प्रेजेंस इन द पैसिफिक ओशन completely ASEAN got established due to US military presence in the Pacific Ocean. It emerged within an environment of the struggle for power and distribution of power. Despite heterogeneity among Southeast Asian nations and peculiar ideologies, these states opted for integration. कि भाई उनकी हेट्रोजेनिटी थी और पिक्युलर आइडियाज, डाइवर्स आइडियोलॉजीज थी, उसके बावजूद भी उन लोगों ने या उन स्टेट्स ने इंटीग्रेशन का इंतखाब किया। और आज आसियान एक मोस्ट पोटेंट एंड इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्लोबल इंस्पायरेशन भी है, और ASEAN plays a considerable role in regional and global trade, economy, security and politics. मिसाल के तौर पे उससे सबसे बड़ा मिसाल है ASEAN फ्री ट्रेड एरिया, जिसको कहा जाता है कि द मोस्ट फ्री ट्रेड एरिया वर्ल्ड वाइड।
अब रीजनल इंटीग्रेशन इन साउथ एशिया, लिबरल थॉट के मुताबिक द वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज। कैसे? कि भाई दुनिया में मुख्तलिफ फोरम्स हैं, जैसे ईयू है, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, आसियान है और सार्क। इन रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की वजह से दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई। इन द केस ऑफ साउथ एशिया, सार्क was a move toward globalization for broader regional cooperation to attain the shared dividend of peace, stability and prosperity in the region। इसका मकसद था, मोटो था। मगर पावर्टी, illiteracy, economic woes, unemployment and social inequalities continue to haunt the people of South Asia in the human security domain। ये बैरियर्स हैं, पावर्टी, इलिटरेसी, इकोनॉमिक वोज, अनएम्प्लॉयमेंट, सोशल इनइक्वलिटीज, जो साउथ एशियन कंट्रीज को लिमिट करके रखती हैं। और राइटर कहता है कि रीजनल कोऑपरेशन के लिए इंटरडिपेंडेंस और नेशन स्टेट्स के कॉमन इंटरेस्ट होने चाहिए, जब भी म्यूचुअल ट्रेड होगा और ट्रेड बैरियर्स को रिमूव किया जा सकता है, नए बॉर्डर्स खोले जा सकते हैं फॉर ट्रेड और मेंबर कंट्रीज के लिए, मेंबर स्टेट्स की मदद के लिए, जिसकी वजह से रीजन ग्रो भी करेगा और डेवलप भी करेगा। इसके लिए साउथ एशियन नेशंस को आगे बढ़ना होगा कि वो बढ़ चढ़कर कोऑपरेशन करें, किसमें? ट्रेड में, इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में और सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सबसे बड़ी बात कि सार्क कंट्रीज के have a shared cultural heritage and bonding which can be promoted further to foster the development of a common socio-political culture in the region। मजीद ये कि through cultural exchanges people to people contacts can be enhanced। अब देखते हैं कि कौन से बैरियर्स हैं जो रीजनल इंटीग्रेशन ऑफ साउथ एशिया को रोकते हैं। impediments of regional integration in South Asia। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट राइटर रिकमेंड करता है कि बैरियर है अनरिजॉल्व्ड कोर इश्यूज अमंग द मेंबर्स ऑफ साउथ सार्क रीजन या सार्क स्टेट्स। मिसाल के तौर पे कश्मीर अनरिजॉल्व्ड इशू है, सियाचिन अनरिजॉल्व्ड इशू है। मजीद पॉलिटिको मिलिट्री इश्यूज हैं that keeps on obstructing the realization of regional integration in South Asia। और इन डिस्प्यूट्स ने virtually stalled the spirit of integration। कश्मीर इशू पाकिस्तान और इंडिया के बीच में है, बहुत सारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं बिटवीन रीजनल स्टेट्स, इलीगल माइग्रेशन है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक इशू है, और उससे नेगेटिव इम्पैक्ट आता है इंटीग्रेशन। हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं साउथ एशिया में, मिसाल के तौर पर जिसमें प्रॉक्सीज आ जाती हैं, टेररिज्म आ जाता है। हेट्रोजेनिटी अनदर इम्पीडिंग एलिमेंट है
इन नेशनल रीजनल इंटीग्रेशन में। भाई ईयू की रीजनल इंटीग्रेशन में एक कॉमन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, वो है वो उनकी कॉमनिटी है, होमोजेनिटी है। और साउथ एशिया के केस में होमोजेनिटी एग्जिस्ट नहीं करती। यहाँ पर मुख्तलिफ पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं, मोनार्की है, थियोक्रेटिक स्टेट्स हैं, कुछ रिपब्लिक्स हैं और कुछ सेक्युलर स्टेट्स हैं। राइटर कहते हैं कि इन सच हेट्रोजेनिटी it is challenging for regional organizations and their institutions to integrate the region. मजीद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, पुअर गवर्नेंस सिस्टम है जो डिफीट करता है पर्पस ऑफ रीजनल इंटीग्रेशन। गवर्नमेंट्स अनस्टेबल रहती हैं और मजीद गवर्नमेंट्स फोकस नहीं कर पाती ऑन द आइडिया ऑफ रीजनल इंटीग्रेशन, क्योंकि उनका सियासी माहौल उनको अनसर्टेनिटी पैदा करता है। गवर्नेंस सिस्टम ऐसे हैं कि डिलीवर नहीं कर पाते लोगों को, लोग एम्पावर्ड नहीं है, एलिट्स ऑफ सोसाइटी अनअकाउंटेबल है, करप्शन, रैम्पेंट करप्शन है। तीसरा इम्पीडमेंट इन द रीजनल इंटीग्रेशन ऑफ सार्क है स्ट्रक्चरल इनएडिक्वेसीज ऑफ सार्क, जिसमें सबसे क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ सार्क चार्टर उसका आर्टिकल है 10, जो कहता है कि बायलैटरल एंड कोर कंटेंटियस इश्यूज शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम deliberations, so these shouldn't hamper regional cooperation and integration. चौथा इम्पीडमेंट है इन रीजनल कोऑपरेशन ऑफ सार्क, वो है स्टेट सेंट्रिक सोशो पॉलिटिकल कंस्ट्रक्ट। राइटर कहते हैं कि वन ऑफ द मेजर इम्पीडमेंट्स टू कोऑपरेशन एंड रीजनलिज्म इन साउथ एशिया is the socio-political environment influenced by realism and neo-realism. South Asia's socio-political, economic and security construct is considered anarchic and state-centric, जो अगेंस्ट है स्पिरिट ऑफ लिबरलिज्म, ह्यूमन सिक्योरिटी और रीजनल कोऑपरेशन। स्टेट सेंट्रिक पॉलिसीज और पॉलिटिकल चॉइसेस ने भी साउथ एशिया की ग्रोथ को हिंडर किया है, ऑब्स्ट्रक्ट किया है, रीजनल कोऑपरेशन होने नहीं देते और इंटीग्रेशन, इफेक्टिव इंटीग्रेशन नहीं होने देते। और 4 है 5 नंबर है जो इम्पीडमेंट है, वो है रोल ऑफ ग्लोबल पावर्स। कहते हैं कि द रोल ऑफ ग्लोबल पावर्स इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस फॉर रीजनल इंटीग्रेशन ऑफ साउथ एशिया। यूएस ने की रोल प्ले किया था in bringing together regional players of Europe owing to bipolar politics, कि वे यूएस को खदशा थे सोवियत यूनियन के एक्सपांशनिज्म, कि भाई वो वेस्टर्न यूरोप तक सोवियत यूनियन ना एक्सपांड हो जाए, तो उसने यूरोपियन यूनियन को प्रमोट किया और उस रीजन को, रीजनलिज्म को प्रमोट किया। अगेन यूएस का रीजनल इंटीग्रेशन ऑफ
आसियान में भी एक बड़ा रोल है, क्योंकि यूएस का इंडो पैसिफिक में इंटरेस्ट थे। राइटर कहते हैं कि द रोल ऑफ द यूएस इन साउथ एशिया इज नॉट वेरी ऑप्टिमिस्टिक। यूएस और इंडिया दोनों के इंटरेस्ट कन्वर्ज होते हैं इन साउथ एशिया पैसिफिक में, और दोनों के ये इंटरेस्ट and their confluence of their interest is against Chinese interest in the region। तो वे दोनों राइवल्स समझे जाते हैं चाइना के। यूएस इंडिया को सपोर्ट करता है कि बैलेंस ऑफ पावर हासिल कर ले इन एशिया पैसिफिक में। perceiving Chinese maritime engagements as a threat to US dominance। रिसेंट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं आकस की और क्वाड की, जो कंटेस्टेशन इन द रीजन बढ़ा रही हैं इन जनरल एंड साउथ एशिया इन पर्टिकुलर। 6 है इंडियन हेजमोनिक डिजाइन्स इन द रीजन। यह भी एक वजह है कि सार्क रीजन इंटीग्रेट नहीं हो पा रहा। साउथ एशिया में बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं, मगर राइटर कहता है कि इन मोस्ट केसेस इंडिया सर्टेन सेंट्रलिटी इज एविडेंट। मिसाल के तौर पे इंडिया चाइना अक्साई चिन एक डिस्प्यूट है, साउथ तिब्बत उनके बीच में डिस्प्यूट है, अरुणाचल प्रदेश डिस्प्यूट है इंडिया और चाइना के बीच में, पाकिस्तान इंडिया के बीच में कश्मीर का इशू है, सर क्रीक का इशू है, इंडस वाटर ट्रीटी डिस्प्यूट्स हैं, पाक अफगान इशू ऑन मिलिटेंट्स मूवमेंट अक्रॉस बॉर्डर्स है, बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश ओवर इनक्लेव्स है, सी बाउंड्री डिस्प्यूट ओवर न्यू मोरे साउथ telepathy and Purbhasha Island in the Bay of Bengal, Farakka Dam dispute between India and Bangladesh है, इंडिया नेपाल बाउंड्री डिस्प्यूट है, और दूसरी इम्पीडमेंट टू रीजनल इंटीग्रेशन इन साउथ एशिया इज इट्स डिस्टर्बिंग बैलेंस ऑफ पावर। वो वजह उसकी क्या है कि इंडिया जोग्राफिकल साइज बहुत बड़ी है, मिलिट्री माइट ज्यादा है, इकोनॉमिक wherewithal compared with other regional states and their medium or small sided economies हैं। इंडियन हेजमोनिक पॉलिसीज में हिस्टोरिक अरोगेंस से तारीखी फखर करने वाले लोग इन डीलिंग विद साउथ एशियन नेबर्स dominate instead of building stable relations and bringing regional states together by reinvigorating SAARC and SAFTA initiatives। India is more inclined to promote its bilateral relations with the US, Europe, and Middle East and Asia। सबसे बड़ा सब हेडिंग है कि लेसन्स आसियान और ईयू से क्या सीख सकते हैं फॉर रीजनल इंटीग्रेशन ऑफ साउथ एशिया। पहला है बायलेटरल कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म करना होगा, उनको रिजॉल्व करना होगा या उनको नेगोशिएशन टेबल पे लाना होगा, और ये एटीट्यूड खत्म करना होगा कि भाई ये रिजॉल्व नहीं हो सकते, और उसके साथ इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ाना होगा, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स होने चाहिए इन द केस ऑफ द यू, जैसे यू के केस में। दूसरा हम ईयू और आसियान से सीख सकते हैं वो है need to identify areas where SAARC member states are eager to cooperate and endorse mutual benefits। तीसरा लेसन हम ईयू और आसियान से सीख सकते हैं
to revisit the custom laws and protocols, immigration procedures, trade protocols, and non-tariff barriers, among other things. A joint custom union can abolish conflicting protocols and clauses to smooth goods and trade flow. फोर्थ लेसन जो हम EU या आसियान से सीख सकते हैं, राइटर कहते हैं कि देयर इज द रिक्वायरमेंट टू डिस्टिंग्विश डोमेस्टिक पॉलिटिक्स फ्रॉम रीजनल कोऑपरेशन. Fifth, divergence of interest in the political realm shouldn't prevent states from cooperating on socio-economic issues. और इस कॉन्टेक्स्ट में the role of civil societies has increased manifold. Prospects of regional integration in South Asia क्या है कि भाई जैसे नाफ्टा, EU, आसियान इफेक्टिव एंड बेनिफिशियल प्रूफ किया उनका एवोल्यूशन, इसी तरह इन साउथ एशिया इंटर गवर्नमेंटल इनिशिएटिव फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन होना चाहिए. मिसाल के तौर पे हमने साफ्टा इंट्रोड्यूस किया था 2004 में इन साउथ एशियन रीजन, मगर ये फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं ला पाया. वजह थी स्टेट सेंट्रिक पॉलिसीज ऑफ सार्क कंट्रीज. मिसाल के तौर पे 19th सार्क समिट जो 2016 में पाकिस्तान में होने वाली थी, इंडिया ने बाइकआउट किया इस बुनियाद पे कि पाकिस्तान जो टेररिस्ट अटैक हुआ था उड़ी में, पाकिस्तान उसमें इन्वॉल्व या पाकिस्तान नहीं कर पाया. दूसरा कि इंडिया appears to be lining up the Bay of Bengal initiative for multi-sectoral technical and economic cooperation BIMSTEC कि भाई उस तरफ टिल्ट है, जिसके मेंबर्स हैं बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार एंड और थाईलैंड. इसको कहा जाता है कि अल्टरनेटिव है फॉर रीजनल कोऑपरेशन. और इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये इंडिया का मॉडल ऑफ इंडियाज मॉडल ऑफ रीजनलिज्म है BIMSTEC. मजीद कि इंडिया इज कॉन्स्टेंटली इन डिनायल मूड टू सिट विद पाकिस्तान. भाई डिस्प्यूट्स ही रिजॉल्व करने के मूड में नहीं है इंडिया, पाकिस्तान के साथ बैठना नहीं चाहता कोर इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए. Power transition dynamics define the success or failure of regional integration. तारीखी तौर पर the role of US has always been crucial to the success of regional integration. जैसे EU और आसियान का बताया. The two success stories of EU and ASEAN may be taken as empirical evidence for this argument. जैसे पहले ही मेंशन कर चुके कि भाई the expansion of former Soviet Union to Eastern Europe posed a threat to the US that led to the creation of EU as it supported the US-led Western liberal order. इसी तरह creation of ASEAN resulted from the US safeguarding its interest in the East Asia. However, South Asia के regarding regional integration doesn't benefit the US interest and Western-led global order as it provides China economic and diplomatic space, affecting the balance of power. वो यहाँ पर ये नहीं चाहेगा कि कोई रीजनल इंटीग्रेशन हो साउथ एशिया. वजह चाइना में इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर ऑफ चाइना. साउथ एशिया में मासिव पोटेंशियल है फॉर कोऑपरेशन. बायलैटरल डिस्प्यूट्स इसको रोकते हैं.
अमंग साउथ एशियन स्टेट्स जो हैं, इनको हल करना चाहिए थ्रू नेगोशिएशंस। और राइटर कहते हैं कि लिविंग नो चांस फॉर आउटसाइड पावर्स टू प्ले पॉलिटिक्स इन द रीजन। दूसरा ट्रस्ट डेफिसिट है। राइटर कहते हैं कि देयर इज अ नीड टू इन्वॉल्व ऑल स्टेक होल्डर्स एंड एग्री ऑन विन विन फार्मूला टू मटेरियलाइज cooperation in economic and other related fields। राइटर कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि the trust deficit among states obstruct the development of full-fledged cooperation, but efforts for regional integration can't be over। स्टेट्स को आगे बढ़ना होगा for putting their myopic perceptions aside to pledge the resolution of all outstanding disputes। कॉमन इश्यूज हैं, पॉवर्टी का है, अनएम्प्लॉयमेंट का है, टेररिज्म का है, क्लाइमेट चेंज है। These should be the priority instead of embarking upon the unending arms race in the region। इन इश्यूज को हल करना चाहिए भला बजाय के आर्म्स रेस में एक दूसरे हर कोई पड़े। मजीद राइटर कहता है कि बोथ सिग्निफिकेंट प्लेयर्स ऑफ साउथ एशिया, पाकिस्तान, इंडिया हैव द ऑनियस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। और सबसे ज्यादा स्पेशली इंडिया फॉर द सेक ऑफ द पुअर मासेस ऑफ द रीजन। मजीद कहता है कि देयर इज अ नीड टू रियलाइज सार्क मेंबर स्टेट्स शेयर्ड रिस्पांसिबिलिटीज टुवर्ड्स शेयर्ड डिवाइडेंस। ये भी एक प्रोस्पेक्ट। South Asian nations must understand that their interests interlinked due to socio-cultural proximity। Prospects of integration in South Asia have always been more substantial than those related to any other group of neighboring states। References हैं regional integration in South Asia, Utopia or Reality, मोहम्मद ताहिर न्याज का एक आर्टिकल, ये आर्टिकल है और लिया गया है मार्गला पेपर्स 2022 इशू 1। थैंक यू।